हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ सबका क्या हाल चाल। बढ़िया होगी नहीं। और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, एक बार फटाक से कमेंट करके बता दो। ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे साथ शेयर कर दो। ठीक है। अगर तुम्हारे जो एक दो दोस्त हैं, बहुत खास मित्र हैं, उनको शेयर कर दो। ठीक है। जिससे अगर अधिक लोग रहेंगे तो मज़ा आएगा हमको भी पढ़ाने में, तुमको पढ़ने में, और आगे आगे पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है। चलो, तो फटाक से करो। एक बार कमेंट करके बता दो कि सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं। ठीक है। और शेयर कर जरूर करना यार, ना, तभी मज़ा आएगा। ठीक है। चलो, तो आज देखो हम लोग चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि तुम लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है। अगर सभी लोग रेडी हो तो एक बार पेन और कॉपी निकाल लो। क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा तो आराम सॉल्व करना, और अगर नहीं आएगा तो जो हम सोल्यूशन करवाएंगे उसे आराम से अच्छे से देखना और समझना। ठीक है। एंड जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे उन सभी क्वेश्चन का तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, और केवल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, और जो भी हम क्वेश्चन समझा रहेंगे उसे समझ लेना। और समझने के बाद जब ये क्लास खत्म हो तो क्लास खत्म होने के बाद जो भी 10-12 क्वेश्चन हम करवाए होंगे उन सबको तुम्हें फिर से दोबारा एक बार बिना देखे सॉल्व करना है, और देखना है कि यार हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट कर दे, बताओ फटाक से, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया और एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम स्टार्ट करें। चलो, तो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का सबसे पहला सवाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है, लगभग हर बार, जिसमें तुम्हें बोल देगा कि इसके मूल समान है, इसके मूल बराबर है, तो के का मान बताओ या पी का मान बताओ। ठीक है। ऐसे सवाल तुम्हें हर बार मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो एक बार कमेंट करके फटाक से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से। ठीक है। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, और तुरंत फिर अगर आता है तो सॉल्व करो। ठीक है। और सॉल्व करने के बाद फिर हमारा सोल्यूशन देखो, और अगर नहीं आता है तो अभी से सोल्यूशन को एकदम ध्यान से, एकदम पूरा माइंड एकदम फोकस करके, पूरा कॉन्सेंट्रेशन एकदम यहीं पर होना चाहिए कि यार सर जो समझा रहे उसको समझना है, और ये समझ लेना है कि यार ऐसे टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। ध्यान से देखना ना। देखो, लिखा है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस में 2√5x प्लस 15 = 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखो, दो मूल समान है, बस याद कर लो कि अगर दो मूल समान हो या दोनों मूल बराबर हो, इसका मतलब d बराबर 0। पढ़ोगे ना, अगर मूल समान होते हैं या बराबर होते हैं तो d बराबर 0, मतलब b² - 4ac = 0 हम करते हैं, बस बात खत्म। और कुछ दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, बस बोलना है। लिखोगे, सोल्यूशन में लिखोगे दिया है। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है px² माइनस 2√5x प्लस में 15 = 0। ठीक है। बोलोगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है, कर देना। तो क्या मिलेगा, a = मिलेगा p, b = मिलेगा माइनस में 2√5, और c = क्या मिल जाएगा 15। c = क्या मिल जाएगा 15, बस ये जान लो। a = p मिल जाएगा, b = माइनस में 2√15 5 मिलेगा, और c = मिलेगा 15। ठीक है। अब लिखोगे दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है दोनों मूल क्या है, दोनों मूल समान है। और अगर जब दोनों मूल समान होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसलिए d बराबर 0। जब दोनों मूल समान होते हैं किसी द्विघात समीकरण के तो d बराबर 0 होता है। अब d बराबर 0 का मतलब होता है
बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0। बस अब इसी में तुम सबका मान रखो, सॉल्व करो, बताओ पी का मान क्या आएगा। याद कर लेना कि जब भी दो मूल समान होते हैं, तो दो मूल समान हो या दो मूल बराबर हो तो हमेशा d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बस बात खत्म। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बस a का मान p हो गया, b का मान इतना हो गया, c का मान इतना हो गया। रखो b का मान कितना है, माइनस में 2 रूट में 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू पी इंटू में 15। बस ये सही से कर लो। ठीक है, देखो 2 है ना, देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 15 चौका 60 पी आएगा बराबर 0 हो जाएगा। लो भैया बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक? देख लो, कंपेयर कर लोगे ना, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, 15 है। अब इसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, काम खत्म। 15 चौका 60 पी आ गया। बस अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो अच्छे से। ठीक है, देखो इसको सेट कर दो, तो 15 चौका 20 इक्वल टू कितना आएगा, 60 पी आ जाएगा। अब पी का मान बता दो कितना आएगा, पी का मान बता दो कितना आएगा यार। देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके एरो बना के, मतलब नीचे ही लिखोगे, लिखोगे कितना, 60 पी, लिखोगे 60 पी बराबर 20, तो पी इक्वल टू आ जाएगा 20 बटा के 60। ठीक है, तो पी इक्वल टू आ जाएगा 1/3, 20 × 60, तो पी इक्वल टू आ जाएगा 1/3। बस बात खत्म। समझ में आया ना? अब देखो इसी क्वेश्चन को तुम्हें फिर से घर पे एक बार खुद से करना कि यार हमें आता है कि नहीं ना, इसलिए बोले थे कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और इन सब क्वेश्चन को फिर से दोबारा जब क्लास खत्म हो जाए, तो आज नहीं तो कम से कम कल इन्हीं 10-15 क्वेश्चन को फिर से एक बार लगाना है, देखना है कि ये सब सवाल हमें आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सोल्यूशन है, समझ गए होगे ना? आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताओ आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। निकालो, दो मूल पता है ना, लिखो ऐसे दिया है। देखो जिसको आ रहा है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, जिसको नहीं आ रहा है देखेगा। ठीक है, देखो, और जिसको नहीं आ रहा है ना, वो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, सॉल्व कर लेना, उसके बाद प्ले करना, फिर देखना कि सर कैसे कैसे बता रहे हैं ना। देखो क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे 2x का स्क्वायर, ध्यान देना, देखो लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस में 3x + 5 = 0 लिख देंगे। फिर क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो a = कितना मिलेगा, a = मिलेगा 2, b = मिलेगा -3, और फिर c = मिलेगा कितना, 5। a b c का मान निकालने आना चाहिए। अब देखो ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा हम क्यों किए हैं बता रहे हैं। देखो जो ये पूछा है ना, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, देखो इसका मान क्या है। देखो अगर ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा है प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा है, तो कहने का मतलब अगर इसमें हम अल्फा इंटू बीटा कॉमन कर ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फा, यहाँ बचेगा बीटा। तो हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा इंटू बीटा और इंटू में अल्फा प्लस बीटा चाहिए, मतलब मूलों का गुणनफल इंटू में मूलों का योगफल चाहिए, ये चाहिए ना। अब देखो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे करोगे, यहाँ पे अगर तुम चाहो तो कर सकते हो ना, कि मूलों का गुणनफल, मूलों का
गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, C/A होता है कि नहीं ना। और फिर मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस में B/A, ये जानते ही हो है ना। तो बस वही मान रख देंगे कि मूलों का योगफल ये होता है, गुणनफल ये होता है, योगफल ये होता है, बस काम खत्म करो, रखो यहाँ पे। ये हो जाएगा C/A, यहाँ हो जाएगा B/A, बस। इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि हमको पता था इसमें गुणनफल और योगफल आएगा। और तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब एक बार ये सवाल लगा लोगे तो पता चल जाएगा यार इसमें हम मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला। उसके लिए हमको A और B और C चाहिए, इसलिए A B C पता कर लिए, लास्ट में रखेंगे। अब सबका मान रख दो। C का मान कितना है, C का मान 5 है तो 5/2, C का मान 5 है तो 5/2 इंटू में B का मान कितना है, B का मान है -3 तो B का -3 रखो, माइनस माइनस ऑफ 3 बटे में कितना 2, सॉल्व कर लो, हो जाएगा 15/4 आंसर। ये रहा आंसर, ऐसे करना है, ठीक है। और अब उम्मीद तो यही करेंगे ना यार कि अगर तुम्हें हम ये क्वेश्चन एक बार करके बता दिए तो अगर ये क्वेश्चन दोबारा आया तो तुरंत दिमाग काम करेगा, सर जी ऐसे सवाल में हम इसको पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन करते हैं, कॉमन करने के बाद ये अल्फा कॉमन होगा, ये अल्फा बीटा दोनों कॉमन होगा तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। तो आराम से यहाँ पे मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है उसको रख के फिर A B C का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा एकदम आराम से, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ क्वेश्चन नंबर 3, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो, अगर आएगा तो वीडियो पॉज करके फिर सॉल्व करना। चलो देखो, बोला है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में आने, उसी स्थान पर लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सोचो ऐसे, मान लो ये ऐसे ऐसे जस्ट इमेजिन कर लो, मान लो धारा इधर जा रही है, मतलब धारा इधर है, ठीक है। हम जो धारा है ना इसका डायरेक्शन इधर मान रहे हैं, सपोज करो भाई किधर का तो होगा, किधर का तो होगा, मान लो इधर का हम मान रहे हैं, सपोज कर लो बस ऐसे कि हाँ सर जी इधर का आप धारा मान ले। चलो मतलब जो धारा है इधर की चल रही है, जो धारा है इधर का बह रहा है, धारा इधर का चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कोई आदमी है भैया, इसका नाव है या कुछ भी है, जो भी है ना, अगर वो धारा की दिशा में चलेगा, ठीक है, तो उसका जो स्पीड है ना, उसका स्पीड प्लस धारा का स्पीड दोनों प्लस हो जाएगा, फिर दोनों साथ में चलेगा, ठीक है। और अगर ये इधर से वापस आएगा, उल्टा आएगा, जब ये इधर से वापस उल्टा आएगा ना तो इसका जो स्पीड है ना क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे तुम लोग फेस कियोगे जब चलाते हो साइकिल, तो जिधर का अगर हवा चल, सोचो जैसे मतलब तेज हवा चल रहा है गर्मी में, अगर गर्मी में तेज हवा चलता है शाम को, तो जब तुम साइकिल चला रहे हो तो अगर जिधर का हवा बह रहा है अगर तुम भी उधर का चलाते हो तो साइकिल बहुत आराम से चलता है, ठीक है, हल्का सा धक्का भी देता है ऐसा लगता है कोई ना। तो मतलब तुम्हारा और हवा का स्पीड एक साथ ऐड होकर चलता है जब हम लोग हवा की दिशा में चलते हैं। लेकिन अगर जब हम लोग उल्टा आते हैं हवा के विपरीत दिशा में, तो जब आते तो ऐसा लगता है हवा हमको पीछे ढकेल रहा है, तो हम लोग का स्पीड कम हो जाता है हल्का सा ना। तो वो चीज़ तो वहाँ पर निकालते हैं सापेक्षिक, मतलब सापेक्ष गति निकालते हैं ना, कि जब साथ में चलेंगे तो जुड़ जाएगा, उल्टा आएंगे तो घट जाएगा, ये काम होता है ना। तो अब देखो, अब यही सेम लॉजिक हम लोग इस सवालों में लगाते हैं। हमें क्या करना होता है ना इस सवाल में, एक बार धारा की चाल एक बार नाव की चाल, दोनों की चाल पता होनी चाहिए। जब दोनों की चाल पता होती है तो धारा की दिशा में कितना स्पीड होगा और धारा के विपरीत दिशा में उसका वेग कितना होगा, दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, दिया है, देखो लिखेंगे दिया है, लिखोगे दिया है
शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां मान लो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हें दूरी जाना है या दूरी आना है तो वो डिपेंड करता है कि तुम धारा की दिशा में जा रहे हो तो तुम्हारा वेग कितना होगा, और अगर तुम आ रहे हो तो धारा के विपरीत दिशा में तुम्हारा वेग कितना होगा, ये ना। तो निकालेंगे, लिखेंगे धारा, क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना होगी, तो देखो नाव की जो चाल है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर और x किलोमीटर दोनों प्लस होके चलेगा, तो कुल चाल का स्पीड कितना होगा, मतलब कुल चाल कितना हो जाएगा, x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब जब हम लोग जाएंगे ना, जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग का स्पीड x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, और जब वापस आएंगे तो बोलेंगे धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो x माइनस 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब ध्यान देना, देखो अब क्या लिखेंगे, यहां से यहां सुना, लिखेंगे धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा अच्छे से। देखो पहले नाव की चाल, धारा की चाल मान लिए, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ये तुम्हें लिखना ही है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लिखना होता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, बस। अब तुम सोचो तुम्हें कितना दूर जाना है, हमको जाना था 30 किलोमीटर ना, तो अगर 30 किलोमीटर जाना तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो लिखेंगे धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो लिखेंगे 30 दूरी हो गया, समय कितना दूरी हो गया, और चाल कितना है, तो अगर धारा की दिशा में जा रहे हो तो चाल कितना है, x प्लस 15, तो लिख देंगे x प्लस 15 घंटा, इतना घंटा लगेगा। फिर वही काम लिख देंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी कितना है 30 किलोमीटर होगा, अब चाल कितना होगा, विपरीत है तो घट जाएगा, चाल हो जाएगा x माइनस 15, तो इतना घंटा लगेगा आने में। ठीक है, चलो कुल समय कितना लगा है, देखो कुल समय कितना लगा है, हमको सवाल में दिया है कुल समय, क्या लिखोगे, दिया है कुल समय बराबर कितना, 4 घंटे 30 मिनट लिखा है ना, कुल समय कितना लिखा है, 4 घंटे 30 मिनट। अब देखो 4 घंटे 30 मिनट को क्या लिखेंगे, देखो 4 घंटा हो गया प्लस 30 मिनट है ना, इसको बदल दो घंटे में तो 60 से भाग कर दो, अगर मिनट को बदलना है घंटे में तो 60 से भाग करो, 60 बटे कर दो, इसको सॉल्व करोगे देखो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, 4 प्लस 1/2, आंसर कितना होगा 9/2, तो 4.5 घंटा बोल सकते हैं, 9/2 मतलब क्या, 4.5 घंटा ना। तो अब बस क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, देखो बस क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, एक बार रिपीट करके देख लेना, लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखो जाने में लगा समय, देखो जाने में लगा समय 30 बटा के x प्लस 15, क्या लिखेंगे 30, यहाँ सुनना, क्या लिखेंगे 30 बटा के x प्लस 15 प्लस आने में लगा समय 30 बटा के x माइनस 15
बराबर जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, कुल समय मिला के कितना हो जाएगा 9/2 घंटा। बस ये बन गया इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x का मान निकालेंगे, हो जाएगा द्विघात समीकरण बनेगा। सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 15 x - 15, इसका इससे गुणा करो तो कितना हो जाएगा 30x - 15 × 45, प्लस इसका इससे गुणा करो 30x + 15 × 45 बराबर कितना 9/2। बस करो यहाँ पे, देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 30 कितना हो जाएगा 60x बटे में x स्क्वायर माइनस कितना, यहाँ पे देखो ना क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर कितना 9/2। बस करो सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इससे और इसका इससे, कितना हो जाएगा 120x बराबर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा 225, गुणा कर लो 120x 9x का स्क्वायर माइनस 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 22, हाथ से लगा 2, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 20। सबको उस साइड लेके चले जाओ भैया, ऐसे मतलब उस साइड ने इसको उस साइड लेके जाओ, तो 9x का स्क्वायर उधर जाएगा माइनस में 120, उधर ही रहेगा माइनस में 20 25 बराबर 0। ये बनेगा, ये बनेगा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को तुम चाहो देखो इसमें 3 कॉमन कर लें, चाहो तो 3 कॉमन कर लो, नहीं कॉमन करोगे तो कोई भी दिक्कत है नहीं, जाने दो, हम तो करें कॉमन करो मत, लेकिन कर लो सिंपल तो छोटा हो जाएगा। 3 कॉमन करेंगे तो 3x का स्क्वायर होगा माइनस 3 × 4 = 12x हो जाएगा, माइनस में 3 × 6 = 18 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, इतना आएगा। तो हमारा जो द्विघात समीकरण बनेगा वो बनेगा 3x का स्क्वायर माइनस 40x, सब माइनस है क्या जी, हाँ माइनस माइनस है, सब माइनस है ना, तो ये जाएगा 675, 6 × 2 = 3 × 6 = 18, 2 बचेगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा बराबर 0। बस हो गया। अब इसे क्या करोगे ना, इसे यहाँ पे श्रीधराचार्य नियम लगा के x का मान निकालोगे। अब कैसे निकालें श्रीधराचार्य नियम, पहले ABC का मान निकालोगे, बोलोगे द्विघात समीकरण, क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर देंगे, देखो तो कितना मिल जाएगा a बराबर 3 मिल जाएगा, b बराबर -4 मिल जाएगा और c बराबर माइनस में 675 मिल जाएगा। बस अब उम्मीद करेंगे सबको श्रीधराचार्य नियम का फॉर्मूला पता होगा। बताओ श्रीधराचार्य का नियम पता है ना, अगर पता है तो अच्छी बात है, बस कर लेना। श्रीधराचार्य का नियम अगर पता है तो बस अच्छे से कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो सही बात है। क्या होता है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में कितना 2 है। बस इसी में तुम्हें सबका मान रखना है और लास्ट में सॉल्व करना है। जो आंसर प्लस में आएगा, देखो एक बार प्लस लेके सॉल्व करोगे और एक बार लेके माइनस सॉल्व करोगे, तो जिससे आंसर प्लस में आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि दूरी चाल हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, सबको बात समझ में आई कि नहीं? एक बार सभी लोग सारे स्टेप देख लो। ठीक है, पहले नाव की चाल दिया था, धारा की चाल मान लिए, उसके बाद धारा की दिशा में निकाले और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल लिए। उसके बाद धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर आने में कितना समय लगा लिखे। ठीक है, और कुल समय दिया था उसको लिख दिए। अब हम बोलें कि जाने में लगा समय, आने में लगा समय बराबर 4.5 घंटा। बस
बराबर करके गुणा भाग करोगे, द्विघात समीकरण बनेगा। जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो इसको क्या करोगे, हमेशा श्रीधराचार्य नियम लगाओगे। तो ए का, बी का, सी का मान निकालोगे। फिर जो श्रीधराचार्य नियम होता है इसमें होता है मान, इसमें सबका मान रखो, सॉल्व करो। एक्स का मान आएगा, एक्स का वो मान जो प्लस में आएगा वही हमारा मान होगा, क्योंकि चाल हमेशा धनात्मक होती है। बस वही हमारा एग्जैक्ट आंसर, काम खत्म। ठीक है, चलो कर लेना। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन से करोगे तुम लोग। देखो इसमें बोला है, अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें धारा की दिशा में गया है 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में गया है 15 किलोमीटर और आंसर दिया है 5 घंटा। तो 5 के बराबर कर दोगे। लेकिन सबसे पहले काम क्या करते हैं, देखो सबसे जो पहला स्टेप होता है इसमें होता है कि हम पहले दोनों का, नाव का और धारा का, दोनों का चाल मानते हैं। अगर किसी एक का दिया तो दूसरे का मानेंगे, और अगर दोनों का ही नहीं दिया तो दोनों का मानेंगे। ये बात ध्यान देना ना। बोला है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लिखोगे दिया है, दिया है नाव की चाल, दिया है शांत जल में ना, शांत जल में नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर मान लोगे माना, धारा की चाल बराबर s किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये मान लोगे। उसके बाद क्या बताया, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप ये होता है ना कि धारा की दिशा में, क्योंकि देखो जब दूरी तय करेगा ना, जब वो दूरी जाएगा या आएगा तो वो डिपेंड करता है कि उसकी सापेक्षिक गति क्या है। अगर धारा की दिशा में जाएगा तो उसका चाल बढ़ जाएगा, और धारा के उल्टी दिशा में आएगा तो उसका चाल घट जाएगा। तो इसलिए दूसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बताए कि इसको तो लिखना कंपलसरी है, क्योंकि जो भी दूरी को हम डिवाइड करेंगे ना वो हम लोग इसके सापेक्षिक गति से डिवाइड करेंगे। तो बोलेंगे कि धारा की दिशा में, क्या बोलेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर क्या, x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा ना। और फिर क्या बोलेंगे, धारा की विपरीत दिशा में x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद बस लिखोगे क्या, जो यहां बताना कि 22 किलोमीटर जाने में, तो लिखोगे धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो 22 बटा के x + 8। फिर 15 किलोमीटर वापस आने में है ना, तो लिखोगे धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर वापस आने में लगा समय। तो देखो जाने में लगेगा 22 है ना, तो 22 बटा के x + 8 घंटा। देखो ये लगेगा जाने में समय, और आने में समय लगेगा 15 बटा के उसका स्पीड x - 8, इतना घंटा। ठीक है, और हमको पता है कि प्रश्नानुसार कर लेंगे। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय = 5 घंटा। बस अब फिर वही काम करोगे, इधर एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण बनाने के बाद लास्ट में श्रीधराचार्य नियम लगा दोगे, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये बताओ क्वेश्चन 5, ये हम लोग का चैप्टर 6 का सवाल है। अभी चैप्टर 5 का भी करवाएंगे, चैप्टर 4, 5, 6 तीनों चैप्टर का मिक्स करके सवाल लेके आए हैं। 4, 5, 6 तीनों चैप्टर ना, तो ये 6 चैप्टर का सवाल है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाक से। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और फटाक से सॉल्व करो। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से तेजी के साथ। देखो बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से इतना दिया है, तो इनके संगत भुजा का अनुपात निकालो। तो ऐसे मान लेना, माना, ऐसे बोलो कि माना दो समरूप त्रिभुज ABC
तथा पी क्यू आर है, ऐसे मान लो। ठीक है, लिख लोगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसा मान लो। ठीक है, मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब दो त्रिभुज है तो मान लो। फिर लिख लो, हम जानते हैं, लिख लो ऐसा ना कि हम जानते हैं, फॉर्मूले से जानते हो ना कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों का एरिया, मतलब एरिया का अनुपात, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ए बी बटा में पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा में पी आर का स्क्वायर के बराबर होता है। बस काम खत्म, लिख दो। सबका मान लिखो, लिखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्रमशः 169 225, तो लिख दो 169 बटा 125, और कोई भी एक भुजा ले लो कि ए बी बटा के पी क्यू का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर ले लो, भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। देखो सब लिखने से अच्छा है केवल एक भुजा लो ना, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा भाई इसका आएगा, भाई इसका आएगा, तो किसी भी एक संगत भुजा का अनुपात निकाल लो। तो इसको इसके बराबर करेंगे, मान लो इसका मान 169 225 है, इसको इधर करोगे तो कितना आएगा 169 अपॉन में 225 इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। हेंस हमारा आंसर क्या आएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू, ये जगह 13 और ये जगह 15। बस अनुपात कितना आ गया 13 बटा 15, लिखोगे अतः दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, अतः दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात 13:15 है। बस काम खत्म। ठीक है, अतः दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 13:15 है, ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, दो त्रिभुज मानना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, चलो भैया दो त्रिभुज माने हैं जो समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात कर देंगे, दिया है, बस भुजा का अनुपात लिखेंगे, निकालेंगे, इतना आएगा, लिख देंगे लास्ट में, बस ना। कुछ आया? देखो अगर एक बार तुम पढ़ोगे, देखो तभी तुम सोच रहे हो सर जी आप हमको तुम अच्छे से बताइए ना, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है ना। ये लास्ट टाइम है तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो क्लियर होगा, अगर एकदम नहीं पढ़े हो तो सारा डाउट तो क्लियर नहीं हो पाएगा यार। चलो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये सवाल तुमको कोई बताएगा नहीं, इसको हम बता रहे हैं, एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, एकदम सिंपल तरीका और एकदम आसान तरीका। उम्मीद करेंगे समझ में आएगा ना। देखो लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने से के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, जैसे मान लो माना एक त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, चलो मान लो भैया, मान लो एक त्रिभुज ये ए बी सी है, मानना पड़ेगा ना। एक त्रिभुज हम ए बी सी मान लिए, ठीक है। बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक भुजा का समांतर, मान लो बीसी का समांतर एक रेखा हम डी ई खींच दिए, जो कि क्या है इस बीसी के समांतर है। ठीक है, बोलना माना
एक रेखा DE है जो कि BC के समांतर है। लिखो, ऐसे लिखो, तथा एक रेखा DE खींचा, DE खींचा जो रेखा BC का समांतर है। ऐसे लिखेंगे, ये हम लिख दिए स्टार्टिंग का सवाल। यहां तक लिखते हैं, यहां तक लिखी जाए। लो, यहां तक स्टेटमेंट समझ में आया सबको? यहां तक देखो, बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है जो कि उसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो मान लो एक त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC में हम BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो इसको दो बिंदुओं DE पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखे कि माना एक त्रिभुज ABC है तथा एक रेखा DE खींचा जो भुजा, लिखो ना, जो भुजा BC का समांतर है। ठीक है, जो भुजा BC का समांतर है। बस अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो लिखो, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ना, ध्यान सुनना। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, मतलब A से लेके D तक का अनुपात और D से लेके B तक का अनुपात, ये बराबर आना चाहिए। ये इसके बराबर, इसका अनुपात इसके बराबर आना चाहिए। मतलब जो दो भुजाओं का अनुपात है वो उसके बराबर आना चाहिए। अर्थात A से D सिद्ध करना है कि A से D, D से B बराबर A से E और E से C, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बताओ यहां समझ में आया नहीं? ये मान लोगे त्रिभुज है, समांतर रेखा है BC के, और ये हमें सिद्ध करना है, बस बात खत्म। अब कैसे सिद्ध करोगे, चलो आओ, उपपत्ति लिखते हैं या प्रमाण लिखते हैं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान रखना। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में ना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, ठीक है ना, एकदम ध्यान सुनना। देखो अब इस त्रिभुज में देखो एंगल A दिख रहा है, जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एंगल A दिख रहा है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी एंगल A दिख रहा है, दोनों में है। तो एंगल A दोनों में उभयनिष्ठ है। लिख सकते हो कि एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ। लिख सकते हैं कि नहीं यार? हम दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर रहे ना, हो गया। और देखो अगर ये रेखा इसका समांतर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला जो कोण है ना वो इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर समांतर है, ये समांतर है, ये सोचो समांतर है तो रेखा काटी है, तो ये संगत कोण से बराबर होगा। तो एंगल D बराबर एंगल B, लिखो एंगल D बराबर एंगल B और एंगल E बराबर एंगल C। कैसे लिखोगे? चूंकि DE पैरेलल टू BC, ठीक है। अगर DE BC के पैरेलल है, समांतर है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, संगत कोण से बराबर हो गया। बस अब चूंकि एक त्रिभुज में तीन कोण बराबर होंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी से, ठीक है। कोण 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 समरूप हो गया। अब तुमको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। अब सोचो अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब इसका AD इसके AB के अनुपात में बराबर होगा,
इसका ए इसके AC के अनुपात में बराबर होगा, इसका DE इसके BC के अनुपात में बराबर होगा। तो करें, देखो, तो बोलोगे A से D और A से B का अनुपात बराबर होगा, A से E और A से C का अनुपात बराबर होगा। बस यहां तक लिख के, अब पूरा मत लिखो, बस लिखो बाय CPCT। नहीं, ये तो उसमें लिखते हैं ना, सर्वांग में लिखते हैं ना। गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा समानुपाती होती है या समानुपात में होते हैं, लिख सकते जो भी, समानुपात में होते हैं ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब देखो आ गया ना, AD अपॉन में AB और AE अपॉन में EC आ गया। लेकिन हमको लाना क्या है यार, हमको लाना है AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। तो देखो बस इसके आगे थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा। क्या करोगे सर, हमको AD को बचाना है ना, तो उल्टा कर दो, ना दोनों तरफ पलट दो, दोनों तरफ पलट दो, दोनों तरफ पलट दो, और क्या करो फिर उसके बाद दोनों तरफ माइनस में 1 कर दो, दोनों तरफ माइनस में 1 कर दो। ये देखो स्टेप तुमको रटा रटाया हो जाएगा कि हाँ इसमें फिर ऐसे हम प्रूफ करते हैं, क्योंकि प्रूफ करना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग ही लगाएंगे, पहले पलट देंगे, पलटने के बाद क्या करेंगे, दोनों माइनस 1 करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमको DB बचाना है ना, घटाना है। देखो तो कितना हो जाएगा, AB माइनस में AD अपॉन में AD, यहाँ पे AC माइनस में AE अपॉन में AE, बस हो गया। अब घटा के देख लो, अगर AB में से AD जाएगा तो कितना बचेगा, देखो फिगर में आओ, अगर इस AB में से अगर AD घटा देंगे तो DB बचेगा। देख लो दिख रहा है ना AB, अगर AB में से अगर AD घटा देंगे तो कितना बचेगा, DB बच जाएगा ना। तो वही चीज, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर यहाँ बचेगा DB, क्या बचेगा DB, नीचे क्या हो जाएगा AD। वही सेम काम उधर भी देखो, अगर AC में से A घटा देंगे तो क्या बचेगा EC, EC बच जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा AE। अब लास्ट में फिर पलट दो, दोनों तरफ पलट दो, AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC, हो गया, इति सिद्धम। तो थोड़ा सा देखो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा, और गारंटी दे रहे हैं कि अगर एक बार इस सवाल को ऐसे कर लोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल। बस समरूप प्रूफ करना है, समरूप प्रूफ करने के बाद भुजा का अनुपात बराबर करना है, पलट के घटा देना है, फिर पलट देना है, बस बात खत्म, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगर किए रहोगे तो ये काम बहुत आसान रहेगा और ये हमेशा के लिए याद रहेगा तुम्हें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या आएगा फटाक से, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। बोला निम्नलिखित में से कौन AP में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनका 3 पद ज्ञात कीजिए। अगर AP में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करो और इसके प्रथम 3 पद निकालो। तो पहले देखो AP में है कि नहीं, तो AP में चेक करने के लिए पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। देखो A2 माइनस A1 निकालो और A3 माइनस A2 निकालो, निकाल के देखो है कि नहीं। A2 कितना है, 1 है, माइनस कितना है, 3 हो जाएगा। A3 कितना है, -1 है, और A2 कितना, -1 हो जाएगा। घटाओगे कितना है, -2 आएगा, ये घटाओ कितना है, -2 आएगा। ठीक है, अब अगर दोनों का मान बराबर है, अतः यह AP में है। बस यही करना, कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें देखना है कि दोनों का सर्वांतर बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर सर्वांतर बराबर आ गया तो बराबर कर देना, और अगर नहीं अगर तो बराबर काट देना कि भैया बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहां बराबर आ गया तो लिखोगे बराबर है, इसलिए क्या बोलोगे, AP में है, और इसके प्रथम 3 पद, प्रथम जो 3 पद होंगे कितने होंगे, 3, 1 और -1, ऐसे लिख दोगे। प्रथम 3 पद, स्टार्टिंग के 3 पद, 3, 1, -1।
समझ में आया? और ऐसा सवाल तुमको मिलेगा जिसमें तुम्हें बोलेगा इसका सर्वांतर ज्ञात करो, ठीक है, और सर्वांतर ज्ञात कर लोगे घटा के, उसको उसका 3 पद तुमको अपने से लिखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे दिया था तो हम लिख दिए कि 3 1 -3, और कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फटाक से इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी से। बोला है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर कर सकते हो तब, ठीक है। तो देखो हम सॉल्व करा रहे हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल करने का तरीका है, हमको नहीं पता है इसमें कौन सा पद 78 है, तो बोलो मान लो मानो माना माना nवां पद 78 है, क्या मान लेंगे, माना nवां पद 78 है, बस मान लिए। अब लिखोगे an बराबर 78। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 78, ये होता है ना। अब a का मान रखो, a का मान कितना है, देखो पहला पद ये तुम्हारा a है, a का मान होगा 3 प्लस n का मान तो निकालना ही है, d का मान कितना होता है, d का होता है सर्वांतर, 5 5 घट रहा है ना कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो d का मान 5 आ जाएगा, बस। अब इसी को सॉल्व करो। अब देखो बहुत लोग क्या करता है ना, इस 5 को पहले भेज देता है डिवाइड में, अरे नहीं भैया पहले हम लोग प्लस माइनस करते हैं, तो पहले जो प्लस माइनस उसको सॉल्व करो, ठीक है। इस 3 को उधर भेजो तो हो जाएगा n-1 इंटू में 5 हो जाएगा 78 - 3 ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो माइनस में है मतलब ये गुणा में है उधर भेज दो। अब इसको बटे में कर सकते हो, बटे में 5 तो कितना आएगा n-1 बराबर 5 × 5 50 25 ऐसे, ठीक है। -1 है ना, उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आएगा 16। तो जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी आएगी 16 आएगी, n इक्वल टू आएगा 16, ठीक है। n इक्वल टू आ जाएगा 16, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताओ, ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलो बताओ, बोला है एपी का 31वां पद। देखो अगर ऐसा सवाल तुम्हें कहीं मिले कि 16वां पद 20वां पद ज्ञात करो, और उसमें अगर तुम्हें 2 पद दिया है, देखो 2 पद दिया है, 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है, ठीक है। अगर ऐसा सवाल कभी भी तुमको मिल जाए, अगर तुम्हें कभी भी 2 पद दिया होता है ना, तो तुरंत सोचो कि 2 पद दिया तो 2 समीकरण बनाओ, फटाक से लिखो सॉल्यूशन में, लिखो दिया है, लिखो दिया है, तो लिखा है ना 11वां पद, तो 11वां पद बराबर 38 लिखा है ना, 11वां पद 38 है। लिखो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 11 - 1 इंटू में d बराबर 38, तो यहाँ पे आएगा a प्लस में 10d बराबर 38। तुरंत इसे समीकरण नंबर 1 बनाओ, ठीक है। और जो दूसरा होता है ना उसको भी लिखो, उसको समीकरण नंबर 2 बनाओ। इसको मान लो यहीं पे हम कर दे रहे हैं, तुम अलग से करना, नीचे हम यहीं पे एक ही पेज पे कर दे रहे हैं ना, 73, और ये हो जाएगा a प्लस में 16 - 1 इंटू डी इक्वल टू 73, तो a प्लस में कितना आएगा 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। यही काम करना होता है, बस ये आंख बंद करके मंत्र पढ़ लो कि अगर हमें कभी भी किसी समांतर श्रेणी में 2 पदों का मान दिया होता है ना, तो हम लोग पहले 2 समीकरण बनाते हैं। बोलेंगे 11वां पद 38 है ना, तो लिखेंगे 11वां पद 38, a प्लस 11 - 1 इंटू डी बराबर 38, तो a प्लस 10d बराबर 38। 16वां पद 73 है, तो a 16 बराबर 73, a प्लस 16 - 1d बराबर 73, तो a प्लस 15d बराबर 73। बस अब तुम्हें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ में लिखना है और सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखो, लिखोगे समीकरण 1
वह 2 से, ठीक है। ए प्लस में 10D बराबर 38, ठीक है। और ए प्लस में 15D बराबर 73। बस यही करना होता है। अब कुछ मत करो, घटाओ, घटा के डी का मान निकालो, और क्या। माइनस 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 घटा दोगे, 10 में से 15 जाएगा, माइनस में 5 बचेगा। घटाओ, 8 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 73 में से घटाओ, तो 3 में से देखो 38 है ना, 73 और 73 में से घटाओगे, उल्टा करोगे ना, तो 3 में से आप 8 जाएगा, 13 में से 8 तो बचेगा 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 बटा के -5, तो D इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 7। D इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 7, बताओ, ठीक है। D इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 7। और जब D का मान आ गया ना, तो D का मान किसी भी एक समीकरण में रखे, A का मान निकाल लो, रख लो, लिख लो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दें, माइनस एक रखो, -1, 10 गुणे -7, तो 38 + 70 आ जा रहा है, सही किए कि नहीं यार। A + 10D बराबर 38 और A + 15D बराबर 73 आ रहा है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। A + 10D, चलो, तो A इक्वल टू कितना जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा 0, 8 हो जाएगा, 8 7 3 10, 108। तो प्रथम पद आएगा 108, प्रथम पद आएगा 108 और इसका सर्वांतर आएगा -7, तो 7 7 घटेगा, तो 7 7 घट रहा है भैया, ठीक है। अब क्या पूछा है, देखो पूछा है 13वां पद बताओ, ठीक है। चलो, तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क, 13वां पद निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा। A13 का मान निकालना है, A + 30 - 1 × D, इसका मान निकाल के बताओ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, बताना कि A13 का मान कितना आएगा। हम A का मान निकाल दिए हैं, D का मान निकाल दिए हैं, बस अब A का मान और D का मान रख के मल्टीप्लाई करके ऐड करके बता के जाना कि 13वां पद क्या आएगा। हम देखेंगे कि कितने लोग सही आंसर दिए हो बढ़िया तरीके से ना। चलो, समझाएंगे नहीं। एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क घर के लिए, ठीक है, ये घर के लिए। 7 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से भाज्य है। तो देखो अगर स्टार्ट करोगे तो 105 से स्टार्ट होगा, 105 से स्टार्ट होके 105 112 करते 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 लास्ट में कहां तक जाएगा, इसका अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद जो हो जाएगा, तो 7 एकम 7 कटेगा 9, हो गया ना, 9 9 लोगे तो कटेगा नहीं, 9 एकम 7 एकम 7 बचेगा 2 ना, 2 29 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28 बचेगा 1 4, तो 4 आएगा, 9 9 4, ये इसका अंतिम पद होगा जो 7 से कटेगा। 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौक 28 बचेगा 1, 7 9 14 होगा, ठीक। तो देखो L का मान दिया है, L का मान है 9 9 4, तो बस लिख देना, इसी फॉर्मूले में रखना और बताना N का मान कितना आएगा। तुमसे N का मान पूछा जा रहा है कि भैया N का मान क्या होगा, ठीक है। ये सब संख्याएं 7 से कटने वाली हैं, अगर अंतिम संख्या उतनी है तो अंतिम संख्या ये कौन से स्थान पे है, तो N का मान बताओ, और N का मान बता दोगे तो उतने ही पद होंगे ना, मतलब उतनी ही संख्या होंगी जो 7 से पूरी तरीके से कट जा रही हैं, 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता के जाना, ठीक है।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय टाटा, और सभी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से रिवीजन करते रहो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बाय बाय, टीटू टाटा, टीटू जो भी है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।